नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं अमन न्यूज। कहते हैं जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, लेकिन बस चलने का हौसला उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे और निडर लोग जो होते हैं उनका तो खुद रास्ते भी इंतजार करते हैं। और ऐसी निडर और सच्ची शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ अजय कटारा जी मौजूद हैं, जो एक हाई लेवल केस में आई विटनेस रह चुके हैं। ये केस ऐसा है कि इस केस में एक ऐसा पड़ाव आया जहां पर इनकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बदल गई। कैसी है इनकी जिंदगी और आज ये किस बदलाव में जी रहे हैं, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। हमारे साथ अजय कटारा जी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमन न्यूज में। जी पल्लवी जी नमस्कार। आपने मुझे अपने शो में बुलाया, उसका मैं आप तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। जी अजय जी, आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया, न्यूज में, प्रिंट मीडिया में आप छाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आपकी तारीफ कर रहे हैं, किस तरह से ये संभव हो पाया है, क्या वजह? पल्लवी जी, एक केस था नीतीश कटारा हत्याकांड। वो भारत का बहुत चर्चित हत्याकांड रहा है। उसके जो एक्यूज थे वो बाहुबली डीपी यादव का लड़का, बाहुबली डीपी यादव का भांजा और डीपी यादव का नौकर, ये 3 लोग थे। तो ये घटना 2002 की है, 16-17 फरवरी की रात की घटना है। तो इस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा था और वही घटना को मैंने पुलिस को बयान दिया और वही बयान मेरे कोर्ट में हुए, और जिसकी वजह से मैं आज तक टूटा नहीं उस बयानों से। तो इसीलिए देश के लोग, देश की जनता, मीडिया के लोग और माननीय न्यायालय मेरी तारीफ करते हैं। जी, करीब 2002 से लेकर आज 2025, करीब 22 साल का समय बीत चुका है। ऐसा क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आया इस दौरान, क्योंकि ये केस बहुत चर्चित रहा जैसा कि आपने भी कहा, और उसमें जो शख्सियत थी वहां पर डीपी यादव, हम जानते हैं कि वो एक पॉलिटिशियन रहे और काफी उनका दबदबा जो है उत्तर प्रदेश में रहा। तो कैसे संभव हो पाया उनसे लड़ाई, उनसे ये जंग जीत पाना? डीपी यादव 1976 से जो उसका क्रिमिनल इतिहास है, क्रिमिनल हिस्ट्री है, 1976 से है, 76 से। तो जब मैंने ये गवाही दी थी तो मेरे को नहीं मालूम था कि डीपी यादव कोई बहुत बड़ा बाहुबली गुंडा है। मैं केवल एक इसको गली मोहल्ले का गुंडा समझता था। और लेकिन जब मेरी गवाही हो गई, उसके बाद इसने, डीपी यादव ने मेरे ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। तो उसके बाद मुझे पता लगा कि डीपी यादव राजनीतिक बाहुबली है और इसका एक क्रिमिनल गैंग चलाता है और इसका एक बहुत बड़ा संगठन है अपराधियों के साथ। तो उससे जो लड़ने की मुझे हिम्मत मिली वो ईश्वर से मिली। कुछ न्यायप्रिय जो लोग हैं, जो न्याय पर भरोसा करते हैं, उन्होंने मुझे दी, और कुछ मेरे परिवार के, मेरे माता पिता से मुझे मिली, और कुछ मेरा खून में था कि मुझे सत्य बोलने की बचपन से आदत है और सत्य के लिए चाहे भले अपने प्राण क्यों ना चले जाएं, सत्य से पीछे नहीं हटना है। ये मुझे मेरे माता पिता, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया है, तो उसी पे मैं आज तक कायम हूँ। जी, उस रात ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि वही एक मोमेंट हमको नजर आता है कि वहीं से आपका टर्निंग पॉइंट जो है वो शुरू होता है। क्या आपने देखा और किस वजह से आज आप इस स्थिति में आ पहुंचे? पल्लवी जी, ये घटना 16-17 फरवरी की 2002 की रात की घटना है। मैं एक अपने जो मेरे गांव का ही लड़का था, भतीजा तो लगता है वो, उसके बच्चे का बर्थडे था, मैं उसमें गया हुआ था। तो वहाँ से रात को करीब मैं 11:30 बजे करीब आसपास वहाँ से निकला। उस समय मैं दिल्ली में रहता था। तो ये घटना हापुड़ चुंगी की है, करीब रात के 12:15 बजे की है। तो मेरे स्कूटर को पीछे से विकास यादव ने हिट करके मेरा स्कूटर गिरा दिया। तो मैं उठ के विकास यादव के पास गया, गाड़ी के शीशे उसने उतार लिए विकास यादव ने। तो जब मैं देखा कि लड़का नीतीश कटारा जिसकी इन्होंने हत्या की थी वो आगे बैठा हुआ था और पीछे 2 लोग थे, विकास के जस्ट पीछे विशाल यादव और उसके बराबर में सुखदेव पहलवान। तो 2 दिन के बाद जब
देखा मैंने कि टीवी पे न्यूज़ चल रही है, अखबारों में आ रहा है कि जो लड़का मैंने गाड़ी में देखा था लाल शर्ट में, कुर्ते पजामे में और शॉल जो डाली हुआ था उसमें वाइट कलर का, तो वही फोटो आ रहा था उसका। तो फिर मुझसे नहीं रहा गया, मैं पुलिस स्टेशन कबीरनगर गया और मैंने वहाँ पुलिस को सारी घटना की जानकारी दी। तो इस वजह से मुझे वहाँ पुलिस ने विटनेस बनाया और विटनेस बनने के बाद डीपी यादव के लोग मुझे धमकाने लगे, डीपी यादव भी धमकी देने लगा। तो मुझे पुलिस ने सुरक्षा प्रोवाइड गाजियाबाद पुलिस ने करा दी। उसमें जो एसएसपी साहब थे, जो इसमें प्रेजेंट में डीजीपी उत्तर प्रदेश हैं, श्री प्रशांत कुमार साहब, यही एसएसपी गाजियाबाद थे। तो इन्होंने मुझे पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड कराई और जो है काफ़ी मतलब सराहा और मेरी बदमाशों से, डीपी यादव के गुंडों बदमाशों से मुझे रक्षा का वचन दिया और मेरी रक्षा की, तो जिस वजह से मैं गवाही दे पाया। जी। इन 22 सालों में सर आपने भी कहा है कि करीब 10 बार आप पर हमला किया गया, आपको जान से मारने की कोशिश की गई। बिल्कुल राइट बात है पल्लवी जी। मेरे ऊपर पहला हमला 2007 में हुआ, फिर 2007 में दूसरा हुआ, फिर 2007 में तीसरा हुआ, फिर 2008 25 जनवरी को हुआ, फिर 16 जुलाई 2008 को हुआ। इस तरह से मेरे ऊपर 2020 तक 22 तक हमले होते रहे। इंक्लूड मेरी पत्नी पर भी हमला किया 2020 में, मेरे 6 साल के बेटे पे हमला किया गया। तो इस तरह से 10 की जगह 11 हमले हो चुके हैं, एक मेरी पत्नी पर और 10 मेरे ऊपर। और उन हमलों में मैं कैसे बचाऊँ, वो ऊपर वाले की कृपा है या जो मेरे पुलिस सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी रहते हैं, उनकी वजह से मैं बचाऊँ। और अभी बहुत जल्दी मैं अभी 25 में 4 जनवरी को मेरे ऊपर अटैक हुआ है और मुझे रोड एक्सीडेंट में मारने का प्रयास किया गया है। अभी जिसकी मैंने तहरीर एप्लीकेशन थाना सीमापुरी थाने में दिल्ली में दी है, उसमें अभी जाँच चल रही है। अभी मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ है ये मुझे पता नहीं है, पर लेकिन मैं 1-2 दिन में जाकर थाने से पता करूँगा। जी। आपके न्यूज़ जो चैनल्स हैं, न्यूज़ प्रिंट मीडिया है, उसमें आपने एक बात कही है कि मुझे साक्षात भगवान ने ये चुना इस वाक़ये को देखने के लिए और चश्मदीद बनाने के लिए। इस पे आप थोड़ा-सा क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत अटपटा लगता है सुनने के लिए कि किसी इंसान को ये दिखाने के लिए और फिर इतनी मुसीबतें कैसे? पल्लवी जी, मेरा ये मानना है, मैंने थोड़ा वेद शास्त्रों में पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है, गीता में पढ़ा है कि ईश्वर को किसी से कोई अच्छा कार्य कराना होता है, तो वो उस घटना पर या उस जगह पर उस व्यक्ति को भेज देता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये नीतीश कटारा कांड में विकास, विशाल और सुखदेव को काश मैंने नहीं देखा होता, तो मैं समझता हूँ कि डीपी यादव का इतना खौफ, इतना भय, इतना आतंक है कि एक भी व्यक्ति, बहुत लोगों ने ये घटना देखी। शादी में जो नीतीश कटारा गए हुए थे, वो करीब 1000 लोगों ने घटना देखी। किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब लोग टूट गए डीपी यादव के भाई की वजह से। और लेकिन मैं नहीं टूटा। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने लगता है इस काम के लिए ही मुझे चुना, मुझे जन्म दिया और मैंने एक नेक काम किया और एक नीतीश कटारा की आत्मा को बहुत शांति मिली होगी। तो मैं समझता हूँ हो सकता है मेरी रक्षा जो कर रही है, वो नीतीश कटारा की आत्मा भी कर रही है। मेरा ये मानना है। ईश्वर तो सबकी रक्षा करते ही हैं, पर लेकिन मेरा मानना है कि मेरी रक्षा जो कोई कर रहा है, वो नीतीश कटारा की आत्मा कर रही है। और दूसरा, मुझे न्यायपालिका पर बहुत भरोसा है, अटूट विश्वास है और न्यायपालिका ने भी मुझे सुरक्षा प्रोवाइड कराई है। 2003 से करा दी थी, उसके बाद 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराई है, जिसकी वजह से डीपी यादव के गुंडे, डीपी यादव का हौसला टूट चुका है। तो क्या ये एक वजह है क्योंकि आपके सरनेम भी सेम थे, नीतीश कटारा, अजय कटारा, या इसे एक वजह मानी जा सकती है? ये बिल्कुल ऊपर वाले का है। मानिए कि नीतीश कटारा, मैं कटारा। अब कटारा तो दिल्ली में बहुत हैं, कटारा आगरा में बहुत हैं, कटारा मध्य प्रदेश में बहुत हैं, कटारा राजस्थान में बहुत हैं, कटारा बॉम्बे में बहुत हैं, कटारा हिमाचल प्रदेश में बहुत हैं। तो ये इत्तेफाक मानिए इस चीज़ को, ठीक है। पर लेकिन इस बात को डीपी यादव ने बोला है कई जगह
मेरा कहना ये है कि मुलायम सिंह यादव, हम्म, लालू प्रसाद यादव, हम्म, शरद यादव, क्या ये तीनों भाई हैं? भाई वो टाइटल सरनेम हो सकता है, पर लेकिन कोई खून का रिश्ता नहीं है। तो मेरा नीतीश कटारा से, उनकी फैमिली से कोई किसी प्रकार की ना कोई जान पहचान है, ना कोई रिश्ता है। ये सब चीज ट्रायल कोर्ट में हो चुका है, ये हाई कोर्ट में भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुका है। इनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसमें ये एक साबित कर सके कि मैं नीतीश कटारा को जानता था या मेरा कोई रिलेशन है। जी। एक अहम सवाल यहाँ पर ये बनता है, आपके ऊपर इतने केसेस, फॉल्स केसेस लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए, चाहे वो रेप केस हो, पॉस्को एक्ट हो, जालसाजी का केस हो, कैसे निपटान किया और इसको कोर्ट के अंदर किस तरह से सबूतों के आधार पर आपको जो है इसको डिसमिस करना पड़ा? ऐसा था, डीपी यादव के पास एक बहुत टॉप लॉयरों की टीम थी, तो उन्होंने सलाह डीपी यादव को ये दी, जो मैं महसूस करता हूँ, कि अजय कटारा की छवि को खराब किया जाए, जिससे कि छवि खराब होगी और हमको कोर्ट में फ़ायदा मिलेगा विकास यादव को बरी कराने में। तो डीपी यादव ने मेरे ऊपर फ़ॉल्स केस दर्ज कराने शुरू कर दिए। मेरे ऊपर 28 केस फ़ॉल्स 156/3 सीआरपीसी से न्यायालय द्वारा कराए गए। और जब पुलिस ने वो जांच की केसों की, तो पहली जांच में ही पुलिस ने उनको एक्सपंज पुलिस करती चली गई। मेरे ऊपर डीपी यादव ने दहेज का केस किया, मेरी पत्नी को खरीद लिया, उसको अपना गवाह बना लिया डिफेंस का विकास यादव की तरफ से। उसके बाद डीपी यादव ने मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन के केस लगाए, मेरे गनर को इन्वॉल्व किया, मेरे ऊपर अपहरण के केस लगाए, अपहरण में भी मेरे पुलिस वालों का नाम डाल दिया, वो मुकदमा भी एक्सपंज हुआ। उसके बाद डीपी यादव ने मेरे ऊपर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किए, जिनसे मैं मेरी काफ़ी भयभीत हो गया। पर लेकिन पुलिस और न्यायपालिका ने एक-एक चीज़ गहराई से जाँच की, देखी और सभी मुकदमों को एक्सपंज कर दिया गया और मेरे खिलाफ केवल एक मुकदमे में चार्जशीट आई। और वो चार्जशीट क्या थी कि बदायूं में एक लड़की एक अपने लड़के के साथ भाग गई घर से, और वो भागकर डीपी यादव के पास पहुंच गई। जब डीपी यादव के पास वो पहुंची, तो डीपी यादव ने कहा कि हम तुमको बचा देंगे, तुम्हारे पिता ने जो एफआईआर की है उसमें तुम्हारा नाम निकलवा देंगे। और उसने वो कहानी को मोड़, जो स्वरूप जो था, वो बदायूं से गाजियाबाद की तरफ दे दिया और लड़के को समझा दिया कि आप दोनों को ये बयान देने हैं कि अजय कटारा हमको गाजियाबाद रात को मिल गया और अपने घर ले गया। 8 दिन उसने अपने घर में बंद करके रखा और हमारे साथ गलत काम किया। और उसी में डीपी यादव ने अपना बाहुबल, धनबल और अपने लॉयरों की टीम इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ मफरूरी में बिना गिरफ्तारी के चार्जशीट लगवा दी। जो चार्जशीट लगी, तो मुझे जब वारंट आया, तो मुझे पता लगा कि मेरे खिलाफ डीपी यादव ने षड्यंत्र के तहत बदायूं में मुकदमा में चार्जशीट लगवा दी है। मैं अपने वकील साहब के पास गया, चार्जशीट के मैंने कागज निकलवाए, पूरी केस डायरी निकलवाई। वकील साहब ने मुझे सलाह दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट करते हैं और वहाँ चलते हैं। मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में मेरा जाते ही पहले तो गिरफ्तारी पर स्टे हुआ और डीपी यादव ने वहाँ पर अपना जितनी शक्ति थी, बड़े बड़े लॉयर, हाई फाई एडवोकेट लगा दिए। और पर लेकिन वहाँ के जो जज साहब थे, उन्होंने बहुत गहराई से एक एक पन्ना, एक एक पेज पढ़ा और उनको सुना, मेरे वकीलों को सुना और आखिर में जजमेंट दिया। और ऐसा जजमेंट दिया जो इस देश में नजीर बन गया। मैं पॉक्सो के केस को, 376 के केस को क्वैश कर दिया और जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। डीपी यादव ये चाहता था कि अजय कटारा किसी केस में जेल चला जाए, तो जेल में इसकी, क्योंकि जेल में बदमाश लोग रहते हैं, डीपी यादव के हर जेल में लोग हैं, तो इसका ब्लेड मार के इसकी गर्दन काट दी जाए या इसकी नसें काट दी जाए तो ये मर जाए। डीपी यादव मुझसे बदला लेना चाहता है
इसलिए बार बार मुझे झूठे केस में फंसाता है, मेरी छवि खराब करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचता रहता है। जी। तो जिस तरह से डीपी यादव का इतना बड़ा नाम है, अभी आपका भी काफ़ी आपने नाम कर लिया है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि डीपी यादव जो है वो अजय कटारा से डर गए? नहीं, डीपी यादव तो एक बाहुबली गुंडा है, उसको तो भगवान से भी डर नहीं है, तो मैं तो बहुत छोटा-सा व्यक्ति हूँ, बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। जी। पर लेकिन मैं डीपी यादव से बहुत डरता हूँ। मैं आज भी डीपी यादव से खौफ लगता है मुझे, जी। बहुत डर लगता है डीपी यादव से। पर लेकिन सत्य बोलने से मुझे डर नहीं लगता। सत्य मैं बोलने के लिए आधी रात मुझे कोई बुलवाएगा, मैं बोलूँगा। लेकिन डीपी यादव तो कहते हैं कि आपको जो पुलिस फोर्स मिली है आपकी सुरक्षा के लिए, आप उनको लेकर जाते हैं और वसूली का काम करते हैं। डीपी यादव से बड़ा वसूलदार कौन आदमी नहीं है। डीपी यादव सबसे बड़ा वसूली करता है। डीपी यादव कम से कम 50,000 करोड़ का आदमी है, जो आदमी दूध बेचता था साइकिल पर, और वो 50,000 करोड़ का 30 साल में बन गया, 35 साल में बन गया। कैसे बन गया? मैं तो पहले भी गरीब था, आज भी गरीब हूँ। आज भी 2 बेडरूम फ्लैट में रहता हूँ, 20 साल पहले भी वहीं रहता था। तो ये तो सब डीपी यादव की मेरी छवि खराब करने के लिए है। जब 6 बार 376 के केस लगा चुका है, तो डीपी यादव के मुँह को मैं नहीं पकड़ सकता। वो कुछ भी आरोप लगा दे, कुछ भी बोल दे। अच्छा, मेरे साथ पुलिस रहती है, पुलिस कहीं वसूली करती है क्या? जी। और 1-2 पुलिस नहीं रहती है, 9 लोग रहते हैं। पुलिस वाले क्यों वसूली करेंगे? पुलिस वाले तो क्यों वसूली करेंगे? ये सब बेबुनियाद बात है, सब फर्जी बात है। ये कोर्ट का जो केस है आपका, वो सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की गई। सीबीआई जांच के बाद एओआर का जो है वहां पे वर्डिक्ट लिया गया। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो वर्डिक्ट जो लिया गया है एओआर का, एक्चुअली जो एक लड़की थी जिसने मेरे ऊपर रेप का आरोप लगाया था, चार्जशीट लगाई थी, वो 2019 में मैं मुकदमा जीत गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया था चार्जशीट। ये 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आ गए, तो उसमें सारे लॉयर डीपी यादव के थे और एओआर भी डीपी यादव ही की थे और बड़े-बड़े लॉयर थे। तो मैंने भी उसका काउंटर एफिडेविट कोर्ट में दाखिल किया, तो वहाँ लड़की का पिता आ गया कोर्ट में, भगवान सिंह। उसने कहा कि मैं इन एडवोकेटों को नहीं जानता हूँ और ना ही मैं इस एओआर साहब को जानता हूँ। ये लोग किसके हैं मुझे नहीं पता है। तब फिर कोर्ट ने उसमें बहुत गहराई से जांच कराई सीबीआई से, और सीबीआई ने उसमें एफआईआर रजिस्टर की है 8 एडवोकेट और लड़का-लड़की दोनों के खिलाफ, और अन्य जो लोग हैं जो इसके पीछे हैं, पर्दे के पीछे, उसकी सीबीआई जांच कर रही है। एफआईआर दर्ज रजिस्टर्ड हो चुकी है। उस चीज़ को पूरे मीडिया ने, पूरे देश के मीडिया ने और मैं समझता हूँ देश के लोगों ने देखा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से। ये मेरा कहना है। जी। तो इस सब के बाद जिस तरह से आपने बताया कि हाल ही में भी आपके ऊपर हमला हुआ है, तो ये कब तक चलने वाला है और प्रशासन, सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी इसको लेकर? क्योंकि पुलिस फोर्स तो आपके पास है, सुरक्षा कर्मी आपके पास मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमले हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो, हमलों को तो मैं नहीं रोक पा रहा हूँ और हमले तो ये डीपी यादव करता ही रहेगा। ये तो मेरे माइंड में डीपी यादव ने अपना माइंड सेट कर लिया है, किसी न किसी तरीके से अजय कटाराव की हत्या करनी है और इसको नुकसान पहुंचाना है। वो डीपी यादव जिस आदमी ने अपना माइंड सेट कर लिया है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो केवल पुलिस प्रशासन कर सकता है, माननीय न्यायालय कर सकती है, या भगवान ऊपर वाला कर सकता है। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो केवल अपना डिफेंस कर सकता हूँ, अपना बचाव कर सकता हूँ। तो मैं अपना सजग रहता हूँ थोड़ा, फालतू फंड लोगों से मिलता नहीं हूँ, अपरिचित आदमी से मिलता नहीं हूँ, और अब जब जाता हूँ तो रास्ते बदल-बदल के चलता हूँ, एक रास्ते से कभी नहीं जाता हूँ। और मेरी जो पुलिस सिक्योरिटी है वो बहुत काफ़ी अलर्ट रहती है, और आपके सामने ज़िंदा खड़ा हूँ अभी तक। आपको नहीं लगता, क्योंकि डीपी यादव का नाम इतना खुलकर अब सामने आने लग गया है, तो उन पर भी कोई कार्यवाही होनी चाहिए? डीपी यादव एक्चुअली क्या है कि बहुत बेशर्म व्यक्ति है। बिल्कुल, मतलब इस देश का सबसे बेशर्म व्यक्ति है। उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मरो, कोई गिरो,
उसका केवल उद्देश्य है कि मुझे विकास यादव को बाहर निकालना है, विशाल को बाहर निकालना है, सुखदेव यादव पहलवान को बाहर निकालना है। केवल उसका एक ही उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए वो बार-बार मुझ पर अटैक कर रहा है जिससे मैं टूट जाऊँ। मैं महीने में 2-3 बार कोर्ट जाता हूँ। अभी भी केस लगा हुआ है 8 तारीख को। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था। हर महीने में 2-3 बार ये केस डालते हैं जिससे कि मेरा पैसा खराब हो, मुझे कोर्ट जाना पड़े, मेरा समय नष्ट हो और मैं टूट जाऊं। तो एक कोर्ट ने ऑर्डर किया था, माननीय हाई कोर्ट ने, कि जब भी विकास यादव, विशाल यादव, सुखदेव यादव, ये तीनों एक्यूज कोई फरलो मांगते हैं या पैरोल मांगते हैं या बेल मांगते हैं, तो इस केस की कंप्लेनेंट श्रीमती नीलम कटारा को सुना जाएगा और इस केस का जो प्राइम विटनेस अजय कटारा को पहले सुना जाएगा। उसके बाद इन लोगों की सुनवाई होगी। तो वही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। जब भी कोई नोटिस आता है मैं अदालत जाता हूँ, अपना पक्ष रखता हूँ। तो अभी तक तो ये 22-23 साल में जेल से बाहर एक दिन के लिए आए नहीं है और बाकी ऊपर वाले की इच्छा है। इन एक्यूज को तो उम्र कैद की सजा दी गई है, तो आपको लगता है, आपको न्यायालय पे भरोसा है कि ये जो सजा है वो उतनी ही रहेगी? न्यायालय पर मेरा अटूट भरोसा है और माननीय न्यायालय की वजह से आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। हमारे देश की न्यायपालिका बहुत सख्त और सशक्त है, ये मुझे अटूट विश्वास है और पूरा भरोसा है। और आजीवन कारावास इन तीनों को हुआ है और आजीवन कारावास का मतलब है लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है कि होल लाइफ। तो मुझे पूर्ण भरोसा है न्यायपालिका पर कि ये कभी जीवन में जेल से बाहर नहीं आएंगे। जी, मेरा आखिरी सवाल अजय जी आपसे यही होगा कि नीतीश कटारा जिनको आपने कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की कोशिश की है, उनके परिवार वालों से आप कभी मिले? उनका क्या कुछ कहना है आपके लिए? देखिए, उनके परिवार में उनकी मदर आती है कोर्ट में, तो कोर्ट में तो हम एक साथ ही होते हैं कोर्ट में, और वो साइड में होती हैं, मैं साइड में होता हूँ। तो अब तो जान पहचान क्या नमस्ते होती है और बढ़िया नमस्ते होती है। और वो कहती भी है अपने आप, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। आपने कोई एक नेक काम किया है और जो आदमी नेक काम करता है तो उसको कष्ट सहने पड़ते हैं और ईश्वर आपको कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करते रहेंगे और हमेशा भगवान आपको शक्ति दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमन न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे आपने अपनी जो जिंदगी के अहम कठिन जो आपने फैसले लिए, रास्ते आपको मिले, उनको हमारे सामने रखा। जैसे कि नीतीश कटारा जी की मदर आपने बताया, वो कहती है कि ज़रूर आपने अच्छे आपने काम किए हैं, इसलिए आपको कठिन रास्तों पर आपकी परीक्षा चल रही है। ये तो ज़िंदगी की रीत है सर, कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और इसी के आगे हमें सफलता भी मिलती है। आशा करते हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं ये आखिरी मंजिल तक लेकर जाएगी और जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको जो है जीत बिल्कुल मिलेगी। फिलहाल आप देख रहे थे अमन न्यूज़ और ये थे हमारे साथ अजय कटारा जी, जो एक बहुत अहम केस के विटनेस रहे हैं और इनकी जिंदगी कितने उतार चढ़ाव से बीती है इन दिनों में, इन सालों में, वो आपके सामने रखी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अमन न्यूज़।